अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे ब्लैक एंड व्हाइट दौर के एक ऐसे अभिनेता की, जिसके अभिनय और कलम की लिखावट ने इस अभिनेता को वो पहचान, कामयाबी और लोकप्रियता प्रदान की जिसके लिए आज तक इस महान लेखक और कलाकार को हिंदी सिनेमा के इतिहास में बड़े अदब और सम्मान के साथ याद किया जाता है। अरे ये तो कादर खान है। नमस्ते जी। हाँ, ये मेरी तस्वीर नहीं है, कोई कादर खान है उसकी तस्वीर है। इस महान अभिनेता की दमदार आवाज, गजब की लेखनी, बेहद प्रभावित अभिनय और नाम का वो जादू और रुतबा था हिंदी फिल्मों की दुनिया में कि उस दौर में बड़े बड़े फिल्म निर्माता, अभिनेता और लेखक इनको अपनी फिल्म में लेने के लिए करते थे बड़े ही मान सम्मान के साथ गुजारिश। ये सारी उम्र कमा दी कमाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। हिंदी सिनेमा के गुजरे 70 से 80 के दशक में इस अभिनेता का हिंदी फिल्मों में वो जादू था कि इस अभिनेता ने उस दौर में जिस फिल्म को अपनी कलम से लिखा और जिस अभिनेता के लिए जो डायलॉग्स लिखे, वो अभिनेता इनकी उस फिल्म को करके और डायलॉग्स को बोलकर फिल्म के साथ साथ खुद भी हो जाता था पूरे हिंदुस्तान में लोकप्रिय चर्चित अभिनेता। अबे वहाँ क्या दिवाली के पटाखे फोड़ रहा है, जरा मेरे सामने आ, इतने जूते मारूंगा कि 7 पुश्तों तक तेरी औलाद गंजी पैदा होगी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान और चर्चित अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेता के जन्म से पहले क्यों इनके 3 सगे भाइयों की हो गई दर्दनाक मौत, और उन मौत की वजह से क्यों इस अभिनेता के माता पिता को इनकी जान बचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर खानी पड़ी थी गरीबी और दुख दर्द की ठोकरें। ये है वो फावड़ा जिससे वो चल चलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था और इस तसले में भरकर अपने सर पर उठाकर लेकर जाता था। दोस्तों, और क्या आप ये जानते हैं कि अपने जिस बेटे की जान बचाने के लिए इस अभिनेता के माता पिता हजारों मील का सफर तय करके पहुंचे हिंदुस्तान के मुंबई शहर में, और कैसे इसी मुंबई में इस अभिनेता की मां की जबरदस्ती दूसरी शादी करके कर दी गई पूरी जिंदगी बर्बाद। बड़े बदनसीब होते हैं वो जवान बच्चे जिनकी माओ को उनके लिए भीख मांगनी पड़ती है। और कैसे इस शादी के बाद इस अभिनेता के सौतेले पिता इनको लात घूंसों और बेल्ट से पीट पीट कर देते थे अधमरा। और दोस्तों, क्यों सौतेले बाप के इस प्रताड़ना से भरे रवैये की वजह से इस अभिनेता को भीख मांग कर करना पड़ता था अपने घर का गुजारा। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तुम मेरे खिला रही हो। दोस्तों, जिंदगी में हर तरफ से दुख दर्द की मार झेल रहे इस अभिनेता को क्यों थक हार कर लेनी पड़ी बेहद डरावने कब्रिस्तान में शरण, और कैसे आगे चलकर उसी कब्रिस्तान में इस मासूम से कलाकार के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये अभिनेता करने लगा था मरे हुए लोगों से बातचीत। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। दोस्तों, दुख तकलीफ की आग में तपकर बड़े हुए इस अभिनेता की किस्मत ने ऐसा क्या खेल खेला कि इस अभिनेता से मिलने की चाह में आना पड़ा था हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को इनके दरवाजे तक। दिलीप कुमार साहब का फोन है। जब मैंने फोन लिया, हेलो, कौन यूसुफ खान भाई? लोग फिल्म इंडस्ट्री में मुझे दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। तो मेरा हाथ से फोन छूटते रह गए। तो वहीं दूसरे मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इनके साथ ऐसा क्या किया कि इस अभिनेता को रातों रात निकलवा दिया गया कई सुपर हिट फिल्मों से। तुम शायद अभी चमक दमक की दुनिया वालों को अपने माजी के बारे में नहीं बताना चाहते। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इस अभिनेता को भारतीय हिंदी सिनेमा में अपने सरल स्वभाव और सौम्य भाषा के लिए जाना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेता के साथ 80 के दशक के सुपरस्टार अभिनेता गोविंदा को इस अभिनेता ने दे दी गालियां, जिसकी वजह से इन दोनों अभिनेताओं के बीच खड़ी हो गई गुस्से और घमंड की दीवार। आशीर्वाद तो मैं जरूर दूंगा,
दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस अभिनेता को पूरी दुनिया में अनेकों अवार्ड मान सम्मान से नवाजा गया, क्यों उसी अभिनेता को अपने जीते जी खुद को ही दुनिया के सामने जिंदा साबित करने के लिए लड़नी पड़ी एक लड़ाई। तुम लोगों की आंख का पानी मर गया और मेरे दिल के अरमान मर गए। जाओ यहाँ से, जाओ, मैं तुम लोगों की सूरत देखना नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से। तो वहीं दूसरी तरफ जिस आवाज, जिस बुद्धि और जिस चेहरे के हाव भाव से इस अभिनेता ने सफलताओं की ऊंचाइयों को छुआ, क्यों आगे चलकर यही सब कुछ बन गया इनकी दर्दनाक मौत का कारण। ये तो एक दिन होना ही था। इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। दोस्तों, भारतीय हिंदी सिनेमा में एक सफल अभिनेता, लेखक और पद्मश्री से सम्मानित इस अभिनेता को क्यों अपनी मौत के बाद कभी भी नसीब नहीं हुई अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि। जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों इस अभिनेता को हिंदुस्तान की सीमा से हजारों किलोमीटर दफन कर दिया गया। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस महान अभिनेता की जिंदगी के बारे में, वो राज और सच्चाई जिसको सुनकर हम सभी की आंख से निकल आएंगे आंसू। तो पूरा सच जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मेरी बात को यूं हंसी में न टालो जो अपना लगे। नमस्कार, आदाब, आभार आप सभी दोस्तों का। आज हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के फिल्मों के उस हीरो, खलनायक और राइटर की, जिसने अपने अभिनय और फिल्मों के डायलॉग से हिंदी सिनेमा की गरिमा को चार चांद लगाए। ऐसा क्या? अबे कुर्सी के खटमल, जरा करीब आ, पर्दा हटा और देख सावन की घटा। इस अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया से लेकर रंगीन तस्वीर तक एक से बढ़कर एक फिल्में दी और एक नई पहचान दी। जिंदगी की तमाम शोहरतें मिलने के बाद भी इस अभिनेता की जिंदगी का सूर्यास्त बड़ी ही गुमनामी के साथ खत्म हुआ, लेकिन इसी गुमनामी और दुख तकलीफ ने इस सितारे को वो चमक दी जिसकी रोशनी में ये पहचाने गए हिंदी सिनेमा के नायाब और बेशकीमती अमूल्य हीरे कादर खान के नाम से। कि पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये बात तेरे काम आएगी, तेरे औलाद के काम आएगी और हिंदुस्तान के बिगड़े हुए करोड़ों नौजवानों के काम आएगी और उनके माँ बाप दिल खोल कर तुझे दुआएं देंगे बेटा। कौन थे कादर खान, कहां से ये आए थे, क्या थी इनकी दुख भरी तकलीफ से भरी जिंदगी और वो विवाद जिनकी वजह से आज भी हिंदी सिनेमा और सोशल मीडिया खबरों से भर जाता है। मैं आपको कादर खान जी के बारे में ये सब कुछ बताऊं, उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कादर खान जी की पढ़ाई लिखाई, परिवार और शुरुआती जीवन पर। जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर सन 1937 को हिंदुस्तान की सीमाओं से दूर काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। इनके वालिद यानी कि पिता का नाम था अब्दुल रहमान खान, तो वहीं इनकी मां का नाम था इकबाल बेगम। कादर खान के माता पिता बेहद गरीब थे, लेकिन इस परिवार में गरीबी से ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि कादर खान से पहले उनकी 3 औलादें 8 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से अलविदा हो गई थी। मुझसे पहले 3 मेरे भाई हुए, वो 8-8 साल की एज को पहुंचते थे और फौत हो जाते थे, मर जाया करते थे सर। और जब ऐसी तकलीफ और डर के साए में कादर खान का जन्म हुआ तो कादर खान के जन्म से इनकी वालिदा बहुत ज्यादा डर गई थी। उनको लगा कि कहीं बाकी और बच्चों की तरह कबूल की आबो हवा कादर खान को भी उनसे न छीन ले। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा डर गई और वो कहने लगी कि ये जगह की हवा जो है वो मेरे बच्चों को साजगार नहीं है। कादर खान की मां को लगता था कि उनके परिवार पर किसी की बुरी नजर है,
किसी प्रेत आत्मा का साया है। इसलिए उनके घर में कोई भी संतान बड़े होने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाती है और इसी डर की वजह से माँ की ममता से रहा नहीं गया और कादर खान के माता पिता ने कादर खान की जान बचाने के लिए उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। कादर खान का परिवार एक तो पहले से गरीबी की मार झेल रहा था, ऊपर से कादर खान की जान की सलामती के लिए ये फैसला किसी जंग से कम नहीं था। लेकिन संतान की खातिर माता पिता छोटे से कादर खान को लेकर निकल पड़े एक ऐसी मंजिल और आशियाने की तरफ जिसका दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। काबुल से निकला ये परिवार भूखे प्यासे दर बदर की ठोकरें खाते हुए पहुंचे हिंदुस्तान के मुंबई शहर में, जहां इन्होंने मुंबई के कमाठीपुरा बस्ती में शरण ली और इस तरह से बेसुध और नन्हे से कादर खान के कदम पड़े मुंबई शहर में। मैं उस जमाने में जो है ये ठोकरें खाते खाते धक्के खाते खाते ये बम्बई आए सर। कमाठीपुरा मुंबई शहर की वो बस्ती थी जिसका दुनिया की चकाचौंध से कोई भी वास्ता नहीं था। ये ऐसी बस्ती थी जहां दुनिया की हर बुराई आम थी। जो लोग कमाठीपुरा से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि उससे गंदा स्लम पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और कौन जानता था कि इसी पिछड़ी और गंदगी भरी बस्ती से हिंदुस्तान का वो हीरा निकलेगा जिसकी चमक न जाने कितने युगों तक जिंदा रहेगी। कमाठीपुरा की झुग्गी झोपड़ी में इस परिवार ने अपने जीवन की शुरुआत की। यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जब इंसान की मजबूरी होती है तो हर आदमी भगवान और अपनी किस्मत के आगे बेबस और लाचार हो जाता है। हालांकि कादर खान के पिता काफी पढ़े लिखे इंसान थे। उनको 10 तरह की फारसी भाषा और 8 तरह की अरबी भाषा बोलनी और लिखनी आती थी, लेकिन मुंबई जैसे शहर को वो समझ नहीं पाए। वो अपने आप को अकेला और तन्हा समझने लगे और इसी सब के चलते वो घर के पास ही एक मस्जिद में मौलवी बन गए और यहीं पर बच्चों को फारसी, अरबी और उर्दू भाषा पढ़ाने लगे। और इस सब के एवज में कादर खान के पिता को उस समय 5 से 6 रुपए मिल जाया करते थे। तो वो एक मस्जिद में पेश इमाम थे सर, नमाज पढ़ाते थे। वो मुश्किल से 3, 4, 5 रुपए उनको महीने के मिलते थे। लेकिन इतने से पैसे से कभी घर नहीं चल सका, लिहाजा घर में तनाव, दुख, तकलीफ और झगड़ों ने जगह ले ली। और नतीजा ये हुआ कि जब कादर खान सिर्फ 4 साल के थे तो इनके माता पिता ने तलाक ले लिया और अब इस तलाक के बाद माँ और कादर खान ही रह गए इस झोपड़ी में। दोनों में अटूट हो गई बात एंड दे गॉट सेपरेटेड। दोनों में तलाक हो गया सर। पिता रहने लगे मस्जिद में और जब इस तलाक की खबर कादर खान के नाना को चली तो वो चले आए कादर खान और उनकी माँ के पास। इतने में क्या हुआ कि मेरे नाना अफगानिस्तान वो बलूचिस्तान से आए, मेरे मामू भी आए। लेकिन जब कादर खान के नाना ने वहाँ का माहौल और गरीबी देखी तो उनको कादर खान की माँ का यूं अकेले जरा सा भी रहना गवारा नहीं हुआ। लिहाजा कादर खान के नाना ने अपने दूर के एक रिश्ते में अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरी शादी करा दी। उसको शादी करनी होगी दोबारा एंड दे मेड हर मैरी अगेन एंड माय मदर गॉट मैरिड अगेन। और अब इस निकाह के बाद अब कादर खान के 2 पिता थे और 1 माँ। कादर खान अपने पहले पिता के साथ सिर्फ गरीबी की मार झेल रहे थे, लेकिन माँ की दूसरी शादी के बाद सौतेले पिता ने तो कादर खान की जिंदगी को गरीबी के जहर से भी ज्यादा जहरीला बना दिया था। वो कादर खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कादर खान की माँ जितना उनको प्यार देती उससे कहीं ज्यादा सौतेले पिता नफरत दिया करते। सौतेले पिता दिन भर घर में बैठे रहते, जिससे घर के अंदर गरीबी और मजबूरी ने अपने पैर पसार लिए। कादर खान के सौतेले पिता शराब पिया करते थे दिन भर और उसके बाद उसी नशे में कादर खान और उनकी माँ को बेइंतहा मारा करते। मार की सीमा ऐसी कि माँ और बेटा बिना किसी विरोध के उसी गरीबी, लाचारी और बेबसी में पिटाई खाकर पड़े रहते थे। ये इनको लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है, तो वो भी ऐसे ही थे, काम पे नहीं जाते थे। धीरे धीरे छोटे से कादर खान के मन में अपने सौतेले पिता के लिए नफरत ने जन्म ले लिया। इस छोटी सी उम्र में कादर खान को समझ नहीं आया कि वो आखिर करें
तो क्या करें। ऊपर से घर में गरीबी के हालात ऐसे होते चले गए कि इस घर में खाने का चूल्हा भी नहीं जलता था। कादर और उनकी माँ का पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर ही गुजर जाया करता था। हर तरफ से जिंदगी इम्तिहान ले रही थी। गरीब घराना सर, सुबह रोटी खा ली तो दोपहर का ठिकाना नहीं, दोपहर में अगर कुछ बन गया खाना पानी तो रात का भरोसा नहीं। और इसी सब के चलते कादर के सौतेले पिता कादर को मार पीट कर उनके पहले पिता के पास पैसे लेने भेज दिया करते थे। चूँकि पहले पिता तो पहले से ही मस्जिद के अंदर सिर्फ 4 से 6 रुपए कमाते थे, फिर भी वो उन पैसों में से 2 रुपए कादर के हाथ में थमा दिया करते थे। और अक्सर बेशतर जो है मुझे मेरे बाप के पास भेज देते थे कि जा उनसे कुछ मांग ला ताकि घर में चूल्हा जले। आज कादर खान उन 2 रुपयों से जब घर के लिए लकड़ी, दाल चावल, आटा सब कुछ खरीद कर लाते थे, तब जाकर कादर खान की अम्मी घर में खाना बनाती थीं। लेकिन ये खाना कादर खान और उनकी माँ को हर रोज नसीब नहीं होता था। अक्सर हफ्ते में इन दोनों को 2 या 3 दिन भूखे प्यासे ही सब कुछ झेलना और गुजारना पड़ता था। और बनिए की दुकान से आटा, दाल और वो घासलेट ले आते थे और मेरी वालदा बनाती थी, तब हमारे घर में खाना बनता था सर। घर की गरीबी और सौतेले पिता की मार ने कादर खान को बहुत अंदर तक झकझोर दिया था। हालात दिन प्रतिदिन और खराब हुए तो ऐसे में कादर खान की माँ ने घर घर जाकर काम करना शुरू किया। वो लोगों के झूठे बर्तन साफ करने लगी और जिंदगी की कड़वी सच्चाई को सहने लगी। कादर खान के पहले पिता काफी पढ़े लिखे थे और कादर खान की माँ भी पढ़ाई लिखाई की कीमत को समझती थी। इसलिए कादर खान की माँ ने कादर खान को वहीं एक म्युनिसिपल स्कूल में भर्ती करवा दिया। कादर खान बचपन से ही दिमाग के बड़े धनी थे। कादर को यहाँ पढ़ना और लिखना बहुत रास आने लगा। कादर की माँ उनको मस्जिद में नमाज पढ़ने भी भेजा करती थी। लेकिन सौतेले पिता की नफरत और घर के माहौल की वजह से बहुत ही तनाव में रहते थे कादर खान। कादर खान इसी वजह से अक्सर घर से मस्जिद जाने के लिए रवाना तो होते थे, लेकिन वो वहाँ न जाकर सीधे वहाँ एक कब्रिस्तान चले जाते थे और वहाँ जाकर वो 2 कब्रों के बीच चिल्लाया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ कोई है जो उनको सुन रहा है। कादर खान यहाँ इन कब्रों से बात किया करते, अपने दिल का गुबार निकालते। उनको जो कुछ अच्छा लगता और जो कुछ बुरा लगता सब कुछ कह डालते कादर खान इन कब्रों से। कादर खान यहाँ अपने दिल की सारी बात करते और बहुत रोया करते थे और ये सब उनकी रोज की दिनचर्या में शामिल हो गया था। तो हमारे घर के सामने एक इजरायली कब्रिस्तान था सर, तो मैं 2 कब्रों के बीच में बैठ जाता था और वहाँ बैठकर पता नहीं क्या क्या बकवास किया करता था सर। लेकिन कादर खान जब भी कब्रिस्तान से घर वापस आते तो उनकी अम्मी को पता चल जाता था कि उनका बेटा आज मस्जिद नहीं गया है, क्योंकि उन दिनों नन्हे से कादर खान के पास पैरों में डालने के लिए चप्पल भी नहीं हुआ करती थी। पैरों पर लगी मिट्टी से उनकी माँ समझ जाया करती थी कि उनका बेटा कहाँ से आ रहा है। कादर खान की जिंदगी में ये सब कुछ यूं ही चलता चला गया। कादर खान की जिंदगी में दर्द कम ही नहीं हो रहा था। कादर खान कब्रिस्तान के कब्रों को ही अपना सब समझते और उनसे बात करते, चिल्लाते। कादर खान जब ये सब कुछ कर रहे थे तो उनको ये कभी पता ही नहीं चल सका कि उनकी इन सब बातों पर पिछले कुछ दिनों से कोई नजर बनाए हुए है। वहाँ पर मुझे पता नहीं था, एक साहब दीवार की आड़ में खड़े होकर मुझे वॉच करते थे। एक दिन जब कादर खान रात के समय कब्रों के बीच बातचीत कर रहे थे तो तब अचानक से एक रोशनी के साथ एक व्यक्ति उनके सामने आया और उस रोशनी के साथ वो इंसान कादर के करीब आ गया और पास आकर बोला कि अरे बेटा, यहाँ अंधेरे में खड़े होकर क्यों चिल्लाते हो? तो तब बेबाक बिना डरे छोटे से कादर खान ने जवाब दिया, मुझे यहाँ इनके बीच बातचीत करना अच्छा लगता है। ये बात सुनकर उस इंसान ने कादर खान से कहा कि बेटा, क्या तुम मेरे साथ ड्रामा करोगे? और कादर खान से ये बात करने वाले इंसान का नाम था मशहूर स्टेज आर्टिस्ट अशरफ खान। एक साहब थे उस जमाने में, उनका नाम अशरफ खान था।
नन्हे से कादर खान को ड्रामा नाम का मतलब भी नहीं पता था। उन दिनों अशरफ खान रोमियो जूलियट की तर्ज पर एक नाटक बना रहे थे। उन्हें उस नाटक के लिए मुख्य भूमिका के लिए एक 7 से 8 साल के बच्चे की जरूरत थी और कादर खान से मिलने के बाद अशरफ खान की ये तलाश भी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि ड्रामे में काम करोगे? मैंने ये क्या होता है सर? और इस तरह से कादर खान के अभिनय की बचपन से ही शुरुआत हो गई। अशरफ खान की मेहनत और प्यार की वजह से नन्हे से कादर खान 1 महीने के भीतर ही नाटक के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए और जब ये ड्रामा सैकड़ों लोगों के सामने शुरू हुआ तो कादर खान ने उम्मीद से परे लाजवाब अभिनय कर समा बांध दिया। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इनके अभिनय को वहां बैठे सभी लोगों की तालियों के साथ सम्मान दिया गया। नाटक खत्म होने के बाद ड्रामा में काम कर रहे सभी लोगों ने कादर खान की बहुत तारीफें की और इसी सब वाहवाही के बीच एक बुजुर्ग ने छोटे से कादर खान के हाथों में एक 100 रुपए का बड़ा सा नोट पकड़ा दिया और कहा कि ये नोट तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है, इसे हमेशा संभाल के रखना और जिंदगी में बहुत तरक्की करना। और वो बुजुर्ग ये कहकर कादर खान के सर पर हाथ फेरते हुए वहां से चले गए। बड़े मियाँ आए, इतनी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, अपनी जेब में से 100 का नोट एक दिया मुझे, बोले संभाल के रख जी, ये लाखों में बन जाएंगे। धीरे धीरे समय बदल रहा था और इसी बदलते समय के साथ छोटे से कादर खान भी बड़े होते चले जा रहे थे और साथ ही साथ बड़ी होती चली गई इनकी गरीबी भी। बढ़ती उम्र में जब कादर खान ने अपने साथ के कई बच्चों को काम करने जाते देखा तो उन्होंने भी उनके साथ काम करने का मन ये सोचकर बनाया कि इस काम से उनको घर चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कादर खान घर से निकलते उससे पहले ही उनकी माँ ने उनको रोक दिया और कहा कि इस काम से हम अपना पेट भर सकते हैं लेकिन अपनी जिंदगी की गरीबी को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत पढ़ो लिखो ताकि हम इस जिल्लत और बेबसी की जिंदगी से निकल पाएं। और अगर तू उस प्रॉब्लम को, उस मसले को तू हल करना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है, तू पढ़। माँ की इन बातों ने कादर खान के ऊपर कुछ ऐसा असर किया कि अब सिर्फ कादर खान का एक ही मकसद बचा था, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। कादर खान जब पढ़ाई करते थे तो इनके पास लिखने के लिए कोई कागज की कॉपी या फिर तख्ती भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए कादर खान चौक से जमीन पर लिखते और मिटाते थे और इस तरह ये महान अभिनेता अपनी जिंदगी की पढ़ाई कर रहा था। इधर कादर खान की पढ़ाई भी हो रही थी तो वहीं ये कुछ छोटे छोटे ड्रामा में भी काम करने लगे और लिखने भी लगे। इसके बाद जब कादर खान की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो आगे की पढ़ाई के लिए कादर खान ने दाखिला लिया इस्माइल यूसुफ कॉलेज में और यहाँ पर कादर खान पढ़ाई के साथ ड्रामा शो का दामन थामे रहे। पढ़ाई के दौरान एक दिन उनके कॉलेज में नाटकों के सिलेक्शन के लिए ऑडिशंस हो रहे थे। इसी बीच कादर खान के कुछ दोस्तों ने इस ऑडिशन के बारे में उनको बताया, लेकिन कादर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो चले गए। मैं क्लास में बैठा था, मेरे कलीग ने कहा कि यार तू स्टेज पे चल। मैंने क्यों, क्या है? बोले वहाँ ऑडिशन हो रहा है। मैंने कहा ऑडिशन क्या है? वहाँ नाटक के निर्माता प्रमोद जोशी ने कादर खान को कुछ कागज थमा दिए और जैसे कादर खान कहानी को पढ़ना शुरू कर रहे थे तो प्रमोद जोशी कादर खान से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उनसे लगातार 10 पेज पढ़वा लिए। इसके बाद प्रमोद जोशी ने कादर खान से पूछा कि तुमने अभी तक कितने नाटकों में काम किया है? तो कादर खान ने जवाब दिया कि मैंने अपने खुद के लिखे लगभग 7 से 8 ड्रामा में काम किया है। बोले कितने ड्रामे में काम किया तुमने? मैंने कहा एक में किया बस, वो वाकई में नहीं की। लेकिन जब कादर हो, इसके बाद प्रमोद जोशी और कादर खान की जोड़ी खूब जमी। दोनों ने मिलकर कई नाटक लिखे और साथ काम किया और इन्हीं नाटकों की वजह से कादर खान अपने कॉलेज के साथ साथ दूसरे कई कॉलेज में लोकप्रिय हो गए और कुछ लोग उस समय इनसे ऑटोग्राफ भी लेने लगे थे और इस तरह से कादर खान को इज्जत और शोहरत मिलने लगी।
अब लोग इनको जानने लगे थे। उधर अभिनय की लोकप्रियता बढ़ रही थी, तो वहीं इसी सब में कादर खान ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और पढ़ाई के बाद कादर खान को पहली नौकरी भी मिल गई, कॉलेज में ही एक प्रोफेसर की, और इनकी तनख्वाह तय हुई 300 रुपए प्रति महीना। अब कादर खान बच्चों को पढ़ाते भी थे और अपने नाटकों के अभिनय से भी जुड़े रहे। एक बार की बात है कि नाट्य समिति जागरण संस्थान ने पूरे हिंदुस्तान में नाटक प्रतियोगिता रखवाई, लेकिन कादर खान ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि अब उनको नाटक करते करते बहुत समय गुजर चुका था, इसलिए अब वो किसी भी प्रतियोगिता में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन शायद कादर खान की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। हुआ यूं कि जिस प्रतियोगिता को कादर खान ठुकरा चुके थे, तो उसी जागरण समिति के लोग खुद कादर खान के पास आए। उन्होंने कादर खान से इस नाटक के फॉर्म को भरने के लिए कहा और साथ अवार्ड के तौर पर 1500 रुपए जीतने की बात कही। ये कहा कि इस कंपटीशन में इनाम भी है 1500 रुपए। कादर खान ने जब इतनी बड़ी रकम सुनी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि आज तक कादर खान ने इतने रुपए के बारे में नहीं सुना था और न ही कभी देखे थे। कादर खान इस प्रतियोगिता में खुद अपना लिखा नाटक लोकल ट्रेन उन्होंने प्रस्तुत किया, और जब इस प्रतियोगिता का नतीजा सामने आया तो पता चला कि कादर खान के इस नाटक ने सारे के सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए थे जीत के लिए। बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, सारे अवार्ड मिल गए और पूरे 1500 रुपए मेरे हाथ में आ गए। इन सभी अवार्ड्स के अकेले हकदार थे सिर्फ और सिर्फ कादर खान। इस जीत के बाद जब कादर खान वो 1500 रुपए उनको मिले तो वो उनको देखकर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि आज तक कादर खान ने इतने रुपए नहीं देखे थे। जिस दिन ये प्रतियोगिता हो रही थी उस दिन नाटकों को जज करने नरेंद्र बेदी और कामिनी कौशल वहां आए थे। ये दोनों ही हिंदी फिल्मों से संबंध रखते थे। नरेंद्र बेदी कादर खान को देखकर उन्होंने कहा कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते हो? मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, जवानी दीवानी, तुम उस फिल्म के डायलॉग क्यों नहीं लिखते हो? तो ऐसे में कादर खान ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि फिल्मों के डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। तो नरेंद्र बेदी ने कहा कि जैसे तुम इन नाटकों के लिए लिखते हो, ठीक वैसे ही फिल्मों में भी लिखते हैं। कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, जवानी दीवानी, मैं चाहता हूँ कि तुम वो फिल्म लिखो, उसके डायलॉग लिखो। उस दिन कादर खान बहुत खुश थे, क्योंकि उस दिन कादर खान पहली बार हर तरफ से खुशी और खुशी ही देख रहे थे। वो अपने सारे अवार्ड और 1500 रुपए की बड़ी रकम को अपनी माँ को दिखाना चाहते थे। जिस समय ये मान सम्मान कादर खान को मिला था, उस वक्त इनकी उम्र 24 साल की थी। लेकिन इस उम्र में भी कादर खान के सौतेले पिता का बर्ताव नहीं बदला था। कादर जब घर पहुँचे तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सौतेले पिता को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कादर खान को गालियां और भला बुरा कहना शुरू कर दिया। और जब बातों से मन नहीं भरा तो उन्होंने कादर खान को तब तक मारा जब तक मार से पड़ने वाले निशान काले और नीले नहीं पड़ गए। मार इतनी ज्यादा कि कादर खान अधमरे हो गए। लेकिन जुल्म और सितम सहने के बाद भी जवानी में कादर खान अपने बाप के खिलाफ नहीं गए, क्योंकि उनकी माँ ने जो संस्कार दिए थे वो उनके हाथ पांव को जकड़ लेते थे। इस मारपीट के बाद सौतेले पिता ने कादर खान को घर से निकल जाने के लिए कह दिया, और इस बात के बाद कादर खान पूरी तरह से टूट गए और इसी दुख के साथ कादर खान ने अपना घर छोड़ दिया और वो अपने कॉलेज के संस्था के स्टाफ क्वार्टर में रहने लगे। लेकिन जब उनकी माँ उनको घर आने के लिए कहती तो वो अपनी माँ से मिलने दिन में जरूर जाया करते। कादर खान अपनी माँ से कहते कि माँ, मैं यहाँ आपके प्यार की वजह से चला आता हूँ, नहीं तो मुझे मेरा आत्मसम्मान यहाँ आने की इजाजत नहीं देता। पारिवारिक तकलीफों को भूलकर कुछ दिन बाद कादर खान पहुँचे फिल्म निर्देशक नरेंद्र बेदी के पास। जैसे ही वो पहुँचे तो उनको फिल्म की कहानी दे दी गई और डायलॉग लिखने के लिए कहा गया। इसके बाद कादर खान कहानी के पन्नों को संभालने लगे और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। 4 घंटे बीत जाने के बाद कादर खान फिर से वापस पहुंचे नरेंद्र बेदी के पास। नरेंद्र बेदी ने जब कादर खान को वहां देखा तो वो हैरान हो गए और कहा, क्या हुआ कादर, लगता है कि कहानी के डायलॉग कैसे लिखते हैं
ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कादर खान ने कहा, सर समझ भी गया और लिख कर भी लेकर आया हूँ। लेकिन नरेंद्र बेदी को कादर खान की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने जब कादर के लिखे डायलॉग्स पढ़े तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जहां इस फिल्म की शूटिंग 1 महीने के बाद शुरू होने वाली थी, वहीं अब इस फिल्म की शूटिंग कादर की वजह से 7 दिन के कम समय से पहले शुरू हो गई। मैंने वो डायलॉग लिखे, 1 महीने के बाद शूटिंग थी। वो मेरे डायलॉग उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने 1 महीने के बाद की शूटिंग को 10 दिन के बाद ही रख दिया शूटिंग। कादर खान के डायलॉग से सजी पहली ये फिल्म थी जवानी दीवानी, जो साल 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए कादर खान को मिले जिंदगी में दोबारा 1500 रुपए। लेकिन इसके बाद कादर खान के मन में आया कि अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता, उससे पहले ही उनकी किस्मत ने कुछ और ही उनके लिए सोच लिया था। कादर खान जब नरेंद्र बेदी के ऑफिस से घर जा रहे थे तो तभी उनके पास एक अनजान इंसान आया और बोला कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप रवि टंडन जी की एक फिल्म है खेल खेल में, आपको उस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखने होंगे। लेकिन कादर खान ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन उस शख्स ने कादर खान को मनाते हुए उनके हाथ में कागज का लिफाफा थमा दिया। जब कादर खान ने लिफाफा खोला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर इतने रुपए थे जो शायद कादर खान ने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जब उस रकम को गिना गया तो वो 20,000 रुपए थे। जो कादर खान अभी तक 1500 रुपए कमा रहे थे, अब वो 20,000 कमा रहे थे। वो साहब ने एक लिफाफा दिया, लिफाफा थोड़ा मोटा था। मेरा ईमान डगमगाया, मैं कोने में गया, मैंने गिना, उसमें 20,000 रुपए थे। इसके बाद कादर खान खेल खेल में फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए वहां पहुंचे और डायलॉग्स लिखने शुरू कर दिए। और ये फिल्म साल 1975 में भारतीय हिंदी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों इस दुनिया। इस फिल्म के बाद फिल्म निर्माता नाडिया अडवाल ने कादर खान से कहा कि आप मेरी फिल्म रफू चक्कर पर काम किए बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। अब कादर खान को 25,000 की रकम पकड़ा दी गई और ये फिल्म भी साल 1975 में ही रिलीज हुई थी। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है किसी। एक तरफ जहां कादर खान की लेखनी सजी फिल्म सुपरहिट हो रही थी, तो वहीं कादर खान को अब पैसे भी अच्छे मिलते गए। सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। धीरे धीरे सब कुछ कादर खान के पास आ रहा था, लेकिन इनका मन अभी भी बच्चों को ही पढ़ाने का होता था और फिल्मी लाइन को छोड़कर जाने का मन बना ही रहे थे वो कि ऐसे में इनकी मुलाकात हुई फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई से। मनमोहन जी ने कादर खान को देखा और कहा कि सुना है तुम बहुत अच्छा लिखते हो, क्या तुम मेरी फिल्म के लिए कुछ लिखोगे? लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मुझे तुम्हारा लिखा हुआ पसंद नहीं आया तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे लिखे सारे कागज फाड़ दूंगा। कादर खान को मनमोहन देसाई की ये बात अजीब लगी और बुरी भी लगी। इसके बाद कादर खान ने मनमोहन देसाई से सवाल किया कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो तब आप क्या करेंगे? तब देसाई जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सराखों पर बैठा कर रखूंगा। मैंने कहा अगर मैंने कर दिया तो बोले मैं तुझे गणपति की तरह सर पे बिठाऊंगा और नाचूंगा पूरे मोहल्ले में। इसके बाद मनमोहन देसाई कादर खान को एक फिल्म क्लाइमेक्स सीन लिखने को देते हैं और ये क्लाइमेक्स सीन था 1974 में राजेश खन्ना और मुमताज के अभिनय से सजी फिल्म रोटी का। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। कादर खान ने इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन महज 3 दिन में ही लिखकर तैयार कर दिया था। बस तो फिर आज मंगल अपनी मौत को गले लगा कर आएगा। और पहुंच गए फिर से मनमोहन देसाई के पास। लेकिन जैसे ही कादर खान मनमोहन देसाई के पास गए, वो क्रिकेट खेल रहे थे। कादर खान को वहां देखा उन्होंने तो फिर उनको लगा कि शायद कादर को फिल्म समझ नहीं आई है
और इसी धुन में उन्होंने कादर खान को धीरे से गाली दे दी। और जब कादर खान और मनमोहन देसाई मिले तो कादर खान ने मनमोहन देसाई से पूछा कि आपने मुझे गाली क्यों दी, लेकिन मनमोहन देसाई गाली की बात से मुकर गए। तब कादर खान ने कहा कि आप जानते हैं कि आपने गाली दी है मुझे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं सामने वाले इंसान के लिप्स को भी रीड कर लेता हूँ। तो वो मोहल्ले में शाम को अपने घर के बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। मुझे देख के बोले कि ये बेवकूफ फिर आ गया है, शायद इसको लगता है मेरी कहानी समझ में नहीं आई। मैंने कहा सर आपने मुझे गाली दी। इस बात से मनमोहन देसाई को बहुत ताज्जुब हुआ और वो बहुत खुश हुए। इसके बाद वो कादर खान को अपने साथ अंदर ले गए और फिल्म का क्लाइमेक्स सुनाने को कहा। जब कादर खान ने सुनाना शुरू किया तो मनमोहन देसाई ने उस क्लाइमेक्स को 5 बार सुना और फिर उसी क्लाइमेक्स को कादर खान की आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया गया। इसके बाद मनमोहन देसाई इसको अपनी पत्नी को भी सुनाते हैं। इस क्लाइमेक्स को सुनकर मनमोहन देसाई की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उनकी पत्नी कादर खान से बोली कि ये इस फिल्म का क्लाइमेक्स के लिए पिछले 6 महीने से पागल हो रखे थे और तुमने मात्र 3 दिन में ही इनकी समस्या को सुलझा दिया। तुम बहुत ही कमाल के और लाजवाब लेखक हो। उन दिनों मनमोहन देसाई अपने घर पर एक टीवी भी खरीद कर लाए थे और उस वक्त घर में टीवी होना बहुत बड़ी बात थी। कादर खान को टीवी और एक सोने का ब्रेसलेट खुशी खुशी में उन्होंने दे दिया। एक तोशिबा का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ला के दिया, कहा ये मेरी तरफ से इनाम है, और एक सोने का ब्रेसलेट ही मुझे दिया, बोला कहा ये मेरी तरफ से तोहफा है तेरे लिए। और इसके साथ ही नगद 21,000 रुपए भी दिए। और इसके बाद वो कादर से बोले कि अब ये बताओ कि फिल्म के डायलॉग लिखने के कितने पैसे ले लेते हो। तो कादर खान ने पिछली फिल्म में मिले 25,000 रुपए मिलने की बात उनको बता दी, लेकिन मनमोहन देसाई ने ऐसा नहीं किया और उनको 25,000 की राशि के बदले दे दिए 1,21,000 रुपए। बोले मनमोहन देसाई का राइटर 21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए। मैं बैठे बिठाए 1 लाख लखपति की लिस्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम सुनकर कादर खान के मानो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो। कादर खान अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझे अपने जीवन में पता ही नहीं चला कि कब मेरी फीस इतनी एकदम से कैसे बढ़ गई। 300 से 1500, 1500 से 25,000 और 25,000 से लाखों तक कैसे पहुंच गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कादर खान की जिंदगी पलटने लगी थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था और अब कादर खान के पास बहुत कुछ था। लिहाजा गुजरते समय के साथ अब कादर खान की शादी भी हुई अजरा खान के साथ। शादी के बाद अब कादर खान बस्ती की गंदगी से निकलकर रहने लगे थे एक अच्छे माहौल और अच्छे घर में। कादर अपनी जिंदगी में एक ही खूबी के मालिक नहीं थे, वो जितना अच्छा लिखते थे उतना ही अच्छा अभिनय भी कर सकते थे और उनकी इस खूबी से उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि राजेश खन्ना और कादर खान ने एक साथ कई नाटकों में काम किया था। लिहाजा राजेश खन्ना ने एक दिन कादर खान से बातों ही बातों में फिल्मों में अभिनय करने के लिए कहा और यहीं से पहली बार कादर खान के अभिनय की भी नींव रख दी गई। कादर खान ने पहली जिस फिल्म में काम किया वो थी साल 1973 में रिलीज हुई सुपरहिट राजेश खन्ना की फिल्म दाग और इस तरह से पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर अभिनय करते नजर आए वकील की भूमिका में कादर खान। वाह 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 वाह, वंडरफुल वंडरफुल एक्टिंग। योर ऑनर, मुल्जिम मक्कार है, फरेबी है, झूठा है, जज्बात का सहारा लेकर कानून को धोखा देना चाहता है। इसके बाद तो कादर खान ऐसे इंसान बन गए जो फिल्म लिखता भी था और उसमें अभिनय भी करता था और उनकी यह काबिलियत की वजह से कादर खान कई फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गए और अब कादर खान का फिल्मों को लिखना और उसमें काम करने का दौर शुरू हो चुका था और इसी सब के चलते कादर खान बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे, जिसकी वजह से कादर खान ने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था। लेकिन कादर खान कॉलेज के बच्चों से इतना प्यार करते थे कि वो सब के सब कादर खान के घर पहुंच गए और उनसे पढ़ने की जिद करने लगे। लेकिन कादर खान ने बच्चों से कहा कि अब मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, मैंने कई फिल्मों के काम ले रखे हैं। लेकिन बच्चे जिद पर अड़े रहे।
लिहाजा थक हार कर कादर खान मान गए और उन्होंने बच्चों को रात में पढ़ाने का फैसला किया। लिहाजा कादर खान दिन भर फिल्मों के लिए काम करते और लिखते और रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बच्चों को पढ़ाते थे। मैंने रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उनको पढ़ाया और इस तरीके से पूरे 3 महीने मैं उनको पढ़ाता रहा। कादर खान काबिलियत और बच्चों के पढ़ने के जुनून के चलते वो सभी फर्स्ट क्लास से पास हो गए। दोस्तों, एक्टिंग के रूप में कादर खान की दाग फिल्म के बाद सकीना फिल्म आई। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि भले ही कादर खान के अभिनय की शुरुआत राजेश खन्ना की फिल्म दाग से हुई हो, लेकिन जब दिलीप कुमार साहब ने इनके नाटक लोकल ट्रेन को देखा था तो वो कादर खान की एक्टिंग से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म सगीना और बैराग में कादर खान को लेने की घोषणा भी कर दी थी। नेक्स्ट वीक से मेरी एक फिल्म है सगीना महतो, उसमें एक लीडर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो कादर साहब कर रहे हैं। इसके बाद साल 1974 में गूंज, दिल दीवाना, साल 1975 में अनाड़ी, जमाने से पूछो जैसी फिल्में कादर के साथ आई थीं। इसके बाद कादर खान के साथी नरेंद्र बेदी 1976 में अपनी फिल्म अदालत बनाने जा रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन फिल्म के हीरो थे। इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर के अभिनय को निभाने के लिए एक नाम और चेहरे की जरूरत थी। तब फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन ने कहा कि क्यों न हम इस रोल के लिए कादर खान को बुलाएं, और इस तरह से कादर खान को ये रोल मिला। देखो फजूल की जिद मत करो, हमें कानूनी कार्रवाई करने दो। हमें पता चला इन पेटियों में स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। और कादर खान पहली बार फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कादर खान की आई खून पसीना भी रिलीज हुई, जिसमें कादर खान ने एक नेगेटिव किरदार किया था। इन दोनों फिल्मों में कादर खान ने अलग अलग भूमिका निभाई, लेकिन कुछ जानकारों का मानना था कि कादर खान खलनायक की भूमिका को बहुत अच्छे से फिल्मी पर्दे पर उतारते हैं, क्यों न इनसे हिंदी फिल्मों में खलनायक के अभिनय कराए जाएं। इसके बाद तो कादर खान के पास हिंदी सिनेमा की फिल्मों की एक लंबी लाइन लग गई। फिल्मों में कादर खान खलनायक की भूमिका में चर्चित होने लगे। अब फिल्म निर्माता फिल्म में कादर खान से विलन के किरदारों को लिखवाते तो उनसे उसी रोल को फिल्मों में करवाते भी। नहीं, सलमा की शादी नहीं हो सकती। सलमा अगर किसी और की होगी तो जफर की शिकस्त होगी, और जफर ने जिंदगी में शिकस्त खाना सीखा ही नहीं। कादर खान फिल्मों में खलनायक के साथ साथ चरित्र अभिनेता के भी रोल करते। साल 1977 में मुक्ति, परवरिश, भोला भाला जैसी कई और फिल्में रिलीज हुई जो कादर के अभिनय और कलम से लिखी और सजी थीं। कादर खान का नाम हर तरफ गूंज रहा था। कादर खान ने अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की कहानी और डायलॉग लिखे और साथ ही इस फिल्म में शानदार अभिनय भी किया। मौत से किसको रस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। कादर खान उन दिनों अपने लिखे सभी डायलॉग्स को रिकॉर्ड कर लिया करते थे, जिसके लिए हिंदी सिनेमा काफी मशहूर था। उनकी लेखनी और अभिनय के आगे बड़े बड़े फिल्म निर्माता और अभिनेता या फिर अभिनेत्री अपना सर झुकाते थे। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी बताती थीं कि उनको फिल्म के डायलॉग कादर के सामने बोलने में काफी झिझक महसूस होती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके सामने कोई एक्टर नहीं है, बल्कि एक्टिंग का मास्टर खड़ा है। कादर खान जी ने साल 1979 से लेकर साल 1982 तक सुहाग, कुर्बानी, क्षमा, कालिया, जियो और जीने दो, तीसरी आंख जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। तो वहीं दूसरी तरफ अमर अकबर एंथोनी, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, याराना, लावारिस, नमक हलाल, परवरिश जैसी फिल्में खुद कादर खान ने लिखी थीं। कादर खान जहां एक तरफ अपनी लेखनी की वजह से हर जगह मशहूर हो रहे थे, तो वहीं फिल्मों में भी वो अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ रहे थे जिसे मिटा पाना बहुत ही मुश्किल था। कादर खान फिल्मों में अब एक खतरनाक खलनायक की भूमिका में नजर आते और इस खलनायकी का असर हिंदुस्तान की जनता पर तो पड़ा ही, लेकिन असल जिंदगी में इसका सबसे ज्यादा असर इनके परिवार और इनके बच्चों पर भी पड़ा। दरअसल इनके दोनों बेटे जब छोटे थे तो स्कूल में बच्चों ने कादर खान के बेटों को ये कहकर चिढ़ाना शुरू किया कि तेरा बाप तो बुरा है। फिल्मों में
बुरा आदमी बनता है तो तुम भी बुरे हो। बस फिर क्या था, बच्चों में झगड़ा हो गया और इस सब में कादर खान के बेटे को ज्यादा चोट लग गई। ये सब बात सुनकर कादर खान को बहुत बुरा लगा और वो बहुत दुखी हो गए और इसी सब के चलते कादर खान ने अपने बच्चों की खातिर फिल्मों में कभी भी खलनायक की भूमिका नहीं निभाने का फैसला लिया। हालांकि ये फैसला करना कादर खान के लिए इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त तक कादर खान ने हिंदी सिनेमा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, इसलिए उस वक्त इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। जिस वक्त कादर खान ने ये फैसला लिया था, उस वक्त भारतीय हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के 2 फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच व्यावसायिक युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हिंदी सिनेमा 2 गुटों में था। जो अभिनेता और अभिनेत्री प्रकाश मेहरा के साथ काम कर रहे थे, वो मनमोहन देसाई के साथ काम नहीं कर सकते थे, और वहीं जो मनमोहन देसाई के साथ काम कर रहे थे, वो प्रकाश मेहरा के साथ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जहां इस युद्ध में सिर्फ कादर खान और अमिताभ बच्चन ही ऐसे कलाकार थे जो इन दोनों के साथ एक साथ काम कर रहे थे। एक शिफ्ट में कादर खान प्रकाश मेहरा के साथ, तो दूसरे शिफ्ट में मनमोहन देसाई के साथ काम किया करते थे। शाबाश बेटे, शाबाश। आज तेरे इन शब्दों ने तेल बनकर तेरे बाप के बुझते हुए दिल की दिए को दोबारा रोशन कर दिया। ऐसा जादू और आकर्षण था महान एक्टर कादर खान जी का। इसके बाद साल 1983 से कादर खान का हास्य अभिनेता बनने का सफर शुरू हो गया था। साल 1983 में हिम्मत वाला फिल्म उन्होंने की, जो कि श्रीदेवी और जितेंद्र की सुपर हिट फिल्म थी। ये फिल्म साउथ फिल्म का हिंदी रीमेक थी, जिसका हिंदी अनुवाद भी कादर खान ने ही किया था, और इस फिल्म के लिए हिंदी डायलॉग भी कादर खान ने ही लिखे थे। और इसी फिल्म में कादर खान जी पहली बार एक हास्य अभिनेता की भूमिका निभा रहे थे, और यहीं से इनके कॉमेडियन बनने की भी शुरुआत हो गई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद कादर खान कई और सुपर डुपर हिट साउथ की फिल्मों पर काम कर रहे थे और अपने हिसाब से उनके डायलॉग लिखते। कादर खान की लेखनी हिंदी सिनेमा के काम को मजबूत कर रही थी। साल 1984 से लेकर 1992 तक कादर खान की कई फिल्में आईं। मकसद, तोहफा, सरफरोश, काला बाजार, चालबाज, मजबूर, घर परिवार जैसी फिल्में कादर खान के नाम से हिंदी सिनेमा पर छाई रहीं। रामलाल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मेरी बहू, मेरे पोते को मेरी झोली में डाल दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तो वहीं कादर खान की कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जो उस दौर में चल रही सामाजिक कुरीतियों को इन फिल्मों में उजागर करते हुए नजर आईं। इन फिल्मों में कादर खान के अभिनय और बोलने के अंदाज को दुनिया भर में पसंद किया गया। माँ बाप चाहे कितने खराब हों, कितने गुमराह हों, कितनी बुरे हों, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है। बेटे, जो कादर खान अभी तक खलनायक की भूमिका में थे, वो अब फिल्मों में एक कॉमेडियन बन गए। लोग उनको इतना पसंद करने लगे कि इनको मिल गया बेस्ट हास्य कलाकार का सम्मान, और ये अवार्ड कादर खान को मिला था फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए। और इस अवार्ड को लेने के लिए कादर खान खुद तो नहीं पहुँचे, लिहाजा इस अवार्ड को उनके बेटे ने लिया। Ladies and gentlemen, the award for the best comedian being accepted on behalf of Mr. Kadir Khan. Oh, that's Kadir Bhai's son. वैसे तो कादर खान की लिखी तकरीबन हर फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया, लेकिन कादर खान को अपनी 2 फिल्मों के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड भी मिला था, और वो 2 फिल्में थीं साल 1982 में मेरी आवाज सुनो और साल 1993 की अंगार। जहांगीर खान, तू मेरा नाम लेता है? 40 साल में आज तक इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जहांगीर खान का नाम ले, और तू जहांगीर खान का नाम और जहांगीर खान का नाम लेता है। इसके बाद साल 1992 से शुरुआत हुई डेविड धवन और कादर खान के फिल्मी सफर की। इन दोनों के साथ वाली पहली फिल्म बनी बोल राधा बोल। डेविड धवन जब कादर खान से मिले तो वो कादर खान के अंदाज के फैन हो गए। वो कहते हैं कि कादर खान का काम इतना काबिले तारीफ था कि मैं ये चाहता था कि कादर खान मेरी हर फिल्म को लिखे और उसमें काम भी करे।
लेकिन कादर खान उस वक्त बेहद व्यस्त रहा करते थे। कादर खान साल 1970 से लेकर साल 1992 तक यही हाल उनका रहा। वो कई फिल्मों की शूटिंग करने के साथ साथ एक साथ 5 से 6 फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखा करते। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कई फिल्मों में अभिनय करना और फिर घर आकर नई फिल्म की कहानी लिखना कादर खान को कितना महान बनाता है। कादर खान और डेविड धवन ने तकरीबन 15 फिल्मों में एक साथ काम किया था। वो सारी की सारी फिल्म हिट और सुपर हिट रही। कादर खान डेविड धवन की फिल्मों में बेजोड़ कॉमेडी कर रहे थे और इसी सब के चलते इनकी जोड़ी में एक नाम और जुड़ गया था और वो थे अभिनेता गोविंदा। आज के बाद तेरे को इस मोहल्ले का दादा मेरे को मानना पड़ेगा और खुद को पोता मानना पड़ेगा। बोल क्या बोलता है। गोविंदा, डेविड धवन, कादर खान, ये तीनों ऐसी जोड़ी या कहें कि तिकड़ी थे जिन्होंने मिलकर कई शानदार और हास्य फिल्में हम सभी को दी, जिसमें कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, राजा बाबू, साजन चले ससुराल जैसी फिल्में हिंदी सिनेमा के इतिहास को जिंदा रखने के लिए मिली। गोविंदा और कादर खान की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और अपने सराखों पर बैठाया। इन दोनों की जोड़ी ने कॉमेडी के अभिनय की नई कहानी हिंदी सिनेमा को दिखाई और अपनी इस कॉमेडी से सजी हसीना मान जाएगी, दूल्हे राजा, आँखियों से गोली मारे जैसी तकरीबन 41 फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया। कादर खान जी अपने हिंदी सिनेमा के इतिहास में लगभग 383 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्म और डायलॉग्स कादर खान जी की कलम से बाहर निकले। कादर खान जी को हिंदी सिनेमा में 2 अभिनेता पसंद थे, एक अमिताभ बच्चन और दूसरे जितेंद्र। कादर खान इन दोनों को बहुत पसंद करते थे क्योंकि ये दोनों ही कलाकार कभी फिल्म के सेट पर लेट नहीं आते थे और कभी किसी दूसरे कलाकार को इंतजार नहीं कराते थे और इन दोनों कलाकारों की ये बात कादर खान जी को बहुत पसंद थी। इसके बाद फिल्मों में अपना नाम ऊंचा करने के बाद कादर खान ने अब छोटे पर्दे यानी टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रखा और इन्होंने टेलीविजन के लिए एक कॉमेडी प्रोग्राम की शुरुआत की जिसको साल 2001 में स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया और इसका नाम था हंसना मत। ये आइडिया देंगे। अरे हंसना मत यार। इसके बाद साल 2011 में सहारा 1 पर कादर खान का एक हास्य से भरपूर एक और नाटक आया, हाय पड़ोसी कौन है दोषी। हाय पड़ोसी कौन है दोषी। इसमें भी कादर खान लोगों को हंसाते गुदगुदाते हुए नजर आए। तो वहीं कादर खान मिस्टर धनसुख तो शेखर सुमन के लोकप्रिय टीवी शो मूवर्स एंड शेकर्स में भी दिखाई दिए। कादर खान का नाम पूरी दुनिया में चमक रहा था। कादर खान साहब ने एक फिल्म का भी निर्माण किया था। ये फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था क्षमा। कादर खान जी भारतीय हिंदी सिनेमा के लगभग सभी फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और हास्य कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया। कादर खान जी के काम का कभी किसी से मुकाबला नहीं था, चाहे वो फिर अभिनय हो या फिल्म की कहानी लिखने का काम हो। कादर खान ऐसे इंसान थे जो समय के अनुसार बदलते दौर में खुद वैसे ही अपने आप को ढाल लेते थे। वो हमेशा सभी को यही कहा करते थे कि इंसान को हमेशा पानी की तरह होना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो, जैसा समय हो, इंसान को उसी रंग ढंग में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। फिल्मी सफर के अलावा अगर कादर खान जी की पारिवारिक जिंदगी के बारे में बात करें तो कादर खान जी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपनी अम्मी से लगाव रहा, क्योंकि माँ और बेटे ने एक साथ दुख तकलीफ की जिंदगी को जिया था। कादर खान अपनी अम्मी जान को एक परी मानते थे। कादर खान जी कहते थे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी अम्मी की वजह से हूँ। एक दिन कादर खान फिल्म में काम करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ उल्टी कर रही थी। पास जाकर देखा तो पता चला कि उनको तो खून की उल्टी हो रही थी। कादर ने ये सब कुछ देखा तो वो एकदम से डर गए, सहम गए। उन्होंने तुरंत अपनी माँ को उठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गए, लेकिन शायद कादर खान के नसीब में उनकी माँ का प्यार अब और नहीं लिखा था। दुर्भाग्यवश उनकी माँ ने अस्पताल में अपनी
आखिरी सांसें ली। कादर खान की मां ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी तब ली जब पूरी दुनिया में लोग उस तारीख को एक दूसरे के साथ मजाक किया करते थे, और वो तारीख थी 1 अप्रैल, यानी अप्रैल फूल। और किस्मत का खेल देखिए कि उनके साथ भगवान ने कैसा मजाक कर दिया कि पल भर में ही कादर खान की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। कादर खान अपने जीते जी इस तारीख को कभी नहीं भूल पाए। बेटे का इंतजार करते करते आंखें इतनी थक गई कि हमेशा के लिए सो गई। ये भी नहीं सोचा कि ये बूढ़ा अपनी जिंदगी के बोझ को कमजोर कांधों पर नहीं उठा सकता। कादर खान की शादी अजरा खान से हुई थी। इस शादी से कादर खान के 3 संतानें पैदा हुईं। पहले बेटे का नाम अब्दुल खान, सरफराज खान और फिर तीसरे बेटे का नाम शाहनवाज खान। कादर खान के बड़े बेटे हमेशा कैमरों की नजरों से दूर ही रहे और वो भारत छोड़कर कनाडा में जाकर बस गए और वहीं के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करने लगे। लेकिन किडनी की बीमारी के चलते साल 2021 में बड़े बेटे अब्दुल का निधन हो गया। कादर खान के बाकी 2 छोटे बेटे सरफराज और शाहनवाज दोनों ही भारतीय हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं। कादर खान ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने बेटों को फिल्मों में लाने के लिए कभी भी किसी से भी कोई सिफारिश नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी करना है अपनी काबिलियत और अपने दम पर करो। सरफराज भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। सरफराज खान ने तेरे नाम, मैंने दिल तुझको दिया और वांटेड जैसी कई फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया है। वहीं इनके दूसरे बेटे शाहनवाज खान फिल्मों में कई बड़े फिल्म निर्माताओं के उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। कादर खान अपनी तमाम उम्र एक खुली किताब की तरह रहे और खुले विचारों के रहे। उनको अगर किसी से कोई गिला शिकवा हुआ करता था तो वो उस शख्स से खुलकर अपनी बात कह दिया करते थे। कादर खान जी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ लगभग 22 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। उन्होंने अमिताभ जी को जो मुकाम आज हासिल है वो पहुंचाने में उनका एक बड़ा हाथ है। कादर खान ने अमिताभ बच्चन के लिए एक से बढ़कर एक डायलॉग लिखे। अमिताभ बच्चन की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म जंजीर के लिए भी कादर खान ने ही डायलॉग लिखे थे, जिनको फिल्मी पर्दे पर बोलकर अमिताभ सुपरस्टार बने थे। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। लेकिन इसी हिंदी सिनेमा में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब कादर खान को अमिताभ बच्चन से नाराजगी हो गई थी और कादर खान ने अपनी इसी नाराजगी को खुलकर मीडिया के सामने रखा था। दरअसल वो दौर ऐसा था कि जब अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार्स को पीछे छोड़ सुपरस्टार बन गए थे। लोग अमिताभ बच्चन को फिल्म के सेट पर सरजी कहकर पुकारते और इज्जत दिया करते थे या फिर चापलूसी किया करते थे। लेकिन कादर खान ने अमिताभ बच्चन को शुरुआत से ही अमित जी कहकर बुलाया था। किसी फिल्म के सेट पर एक दिन एक फिल्म निर्माता ने कादर खान को इस बात के लिए टोक दिया कि वो अमिताभ बच्चन को अमित नहीं बल्कि सरजी कहकर बुलाएं। इस बात पर कादर खान बिना गुस्सा किए उनसे बोले कि वो आपके लिए सरजी हैं, मेरे लिए तो मेरा दोस्त अमित ही रहेगा। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सरजी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सरजी। और सबने सरजी बोलना शुरू कर दिया था। ये बात सुनने में तो बहुत छोटी थी, पर इसका अंजाम बहुत दूर तक गया। उस वक्त कादर खान अमिताभ बच्चन को लेकर बनाई जाने वाली फिल्म गंगा जमुना सरस्वती को लिख रहे थे, लेकिन वो फिल्म कादर खान आधी ही लिख पाए और ऐसे ही वो अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह का हिस्सा होने वाले थे, लेकिन फिर वो नहीं बन पाए। कादर खान को इस बात का बड़ा दुख भी हुआ था, वो काफी भावुक भी हो गए थे। आखिर उन्होंने अमिताभ बच्चन को सरजी न बोलकर ऐसा क्या गलत कर दिया जो उनके साथ ये सब किया गया। इस बात से अमिताभ बच्चन भी अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन घमंड में चूर अमिताभ उस वक्त ये बात नहीं समझ पाए। समय बदला और ये नाराजगी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। समय के साथ आई ये नाराजगी बदलते समय के साथ ही चली भी गई। वहीं गोविंदा के साथ अपनी सुपरहिट जोड़ी बनाने वाले कादर खान एक वक्त के लिए गोविंदा से भी दूर हो गए थे। इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर
मनमुटाव और टकराव हो गया था, लेकिन वक्त ने कभी दोबारा ऐसा मौका नहीं दिया कि वो दोनों मिलकर आपस में बात कर सकें। मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। कादर खान भारतीय हिंदी सिनेमा में जब तक एक्टिव रहे तब तक उन पर सभी लोगों ने खूब प्यार बरसाया, लेकिन साल 2003 के बाद उन्होंने फिल्मों में आना कम कर दिया और अब कादर खान कुछ गिनी चुनी फिल्में जैसे सुनो ससुर जी, दीवाना मैं दीवाना, मस्ती नहीं सस्ती, मुझसे शादी करोगी में कॉमेडी करते हुए देखे गए थे। हिंदी सिनेमा का वक्त बदला, अभिनेता बदले और उसमें काम करने और लिखने वाले भी बदले और अब समय के साथ ढलने लगे थे कादर खान। बढ़ती उम्र में अब कादर खान बीमार रहने लगे। उनका शरीर अब उनका इतना अच्छा साथ नहीं देता था। कई शारीरिक तकलीफ उनको दर्द दे रही थी। उनको घुटने की तकलीफ के साथ साथ डायबिटीज ने भी घेर लिया और आगे चलकर ये तकलीफ बढ़ती ही चली गई, जिसके चलते कादर खान न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी से ग्रसित हो गए। इस बीमारी में इंसान को चलने फिरने, देखने, खाना निगलने में, बोलने में, सभी में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और ये सब कादर खान जी के साथ भी हुआ। वो इस बीमारी से बहुत परेशान हो गए। जानकारी के मुताबिक कादर खान के बेटे कनाडा में थे, इसलिए इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध हिंदुस्तान से वहां लेकर जाया गया। इनके बेटों ने इनकी बहुत अच्छी देखभाल की, इनके अच्छे से इलाज भी करवाए गए, लेकिन जब भगवान जिंदगी की डोर को खींच रहे होते हैं तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाता। साल 2018, तारीख 31 दिसंबर, लोग नए साल का जश्न मनाने वाले थे और इसी वक्त कादर खान ने लोगों की खुशियों के बीच अपनी जिंदगी की आखिरी सांस को छोड़ दिया। जिंदगी उनको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। लोगों को खुशियों के जश्न में छोड़कर कादर खान जन्नत की तरफ रवाना हो गए। इनकी मौत सबके लिए बहुत बड़ा दुख थी। इनके परिवार वालों ने कादर खान को वहीं कनाडा में ही सुपुर्द खाक कर दिया और इस तरह से हिंदी सिनेमा का एक नायाब बेशकीमती सितारा इस धरती की गोद में हमेशा के लिए सो गया। एक ऐसी नींद जो शायद ही कभी खुलेगी, कादर खान के नाम से। कादर खान एक ऐसे इंसान थे, अभिनेता थे जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, लेकिन उनकी किस्मत का खेल देखिए कि इस अभिनेता को अपने अंतिम जीवन में न तो अपनी जन्मभूमि ही मिल सकी, न कर्म भूमि। इनकी माँ इनकी जान बचाने के लिए काबुल छोड़कर हिंदुस्तान आई और जब जान गई तो इनको 2 गज जमीन कनाडा जैसे देश में मिली। कादर खान जी अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष, दुख, तकलीफ, भूख प्यार से लड़ते हुए उन्होंने अपनी ये पहचान और नाम बनाया था। कादर खान की कलम की बदौलत इसी हिंदी सिनेमा में कई स्टार सुपरस्टार बने। कादर ने अपने जीवन में वो समय भी देखा था जब वो फिल्म एक्टर से भी ज्यादा लोकप्रिय थे। लोग फिल्मों के पोस्टर पर कादर खान की फोटो देखकर सिनेमा घरों में टिकट खरीद लिया करते थे। कादर खान वो नाम है जिसको सुनते ही चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। दुनिया में कोई ही ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसको कादर खान का नाम नहीं पता होगा। कादर खान से पूरा बॉलीवुड बहुत प्यार करता था, लेकिन इसी बॉलीवुड का एक दूसरा बेरहम घिनौना चेहरा भी कादर के सामने आया, जिसको कादर खान ने देखा और सहा भी। जब कादर खान अपने अंतिम समय में दुनिया से दूर हो चुके थे तो बॉलीवुड की हस्तियों ने कादर खान को दिल में जगह दी, पर दिमाग और यादों से उनको निकाल दिया गया। कादर खान ने अपने इस दुख का कई बार जिक्र भी किया था। कादर खान अपने बच्चों को हमेशा यही कहते कि देखो लोग यहाँ कैसे बदल जाते हैं। कादर खान जब बीमार थे, जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, तो उनसे किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने भी उनका हाल लेने की सहमत नहीं की। जिस कादर खान ने इस हिंदी सिनेमा को इतना कुछ दिया, उस कादर खान को लोगों ने अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए।
कादर खान अपनी बीमारी से तो लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ वो लोगों की इस तरह के रवैये से भी दिन पर दिन टूटते चले जा रहे थे। लेकिन इस बॉलीवुड में एक ऐसा ही इंसान था जो उनको इस अंतिम समय में फोन किया करता था, और वो थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के ये फोन कादर खान को बड़ा सुकून दिया करते थे। कादर खान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके दुख की कोई सीमा नहीं रही थी। दरअसल कुछ लोगों ने कादर खान के जिंदा होने के बावजूद उनकी मौत की खबर को हर तरफ फैलाकर सुर्खियां बटोरी थी। सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज और धन अर्जित करने के लिए कादर खान को लेकर गलत खबर और अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया था। ये सुनकर उस वक्त कादर खान को बहुत दुख होता था और वो अपने बेटों से कहते थे कि देखो, लोग मुझे जीते जी मार रहे हैं। कादर खान के बेटे अपने पिता की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर अपने पिता के जिंदा होने की बात दुनिया से कहते थे, और वो लोगों से अपने पिता की मौत की झूठी खबर को सोशल मीडिया पर न डालने की गुहार लगाते थे। खुद कादर खान भी कहा करते थे कि मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्लीज मेरी मौत का तमाशा बनाना बंद कर दीजिए, मैं अभी जिंदा हूँ। और इस तरह कादर खान को कुछ लोगों ने जिंदा रहते ही मौत दे दी थी। कादर खान अपने आखिरी दिनों में अक्सर अपने बेटों को कहा करते थे कि मैंने इस हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया है, पर हिंदी सिनेमा के लोगों ने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। कादर खान के मरने के बाद साल 2019 में उनकी फिल्म रंगीला राजा रिलीज हुई थी। कादर खान के साथ हिंदी सिनेमा में इंसाफ नहीं हुआ था। जिस कलाकार ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक अभिनेता अभिनेत्री दिए, फिल्म दी, फिल्म के डायलॉग्स जिनको बोलकर लोग आज तक सुपरस्टार कहे जाते हैं, उसी कादर खान को सिर्फ 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। तो साल 2013 में कादर खान को भारतीय हिंदी सिनेमा की तरफ से इनके काम और योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि सम्मान से इन्हें नवाजा गया। 26 जनवरी साल 2019 को भारत सरकार ने कादर खान को पद्मश्री से नवाजा था। लेकिन ये कितना बड़ा दुख और दुर्भाग्य था कि इस अवार्ड को लेने के लिए कादर खान जिंदा ही नहीं रहे थे। इनके इस सम्मान को लेने जब इनके बेटे पहुंचे तो इनके बेटों ने कहा कि आपने बहुत देर कर दी मेरे पिताजी को ये अवार्ड और सम्मान देने में। कादर खान वो नाम है जो हमारे जहां में हमेशा बसा रहेगा। उनकी लिखी हुई फिल्में, उनका अभिनय हिंदी सिनेमा की जान बना रहेगा। लोगों ने कादर खान के काम से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीख लेते रहेंगे। मौत जिंदगी का अटल सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। कादर खान जैसे महान लोग इस दुनिया में आकर हमेशा हम लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। कादर खान को जिंदगी में जो कुछ भी मिला वो बड़े ही दुख दर्द से गुजर कर मिला। लोग मिले, दोस्त मिले, जीवन साथी मिला, लेकिन बदलते युग, टूटते रिश्तों के बीच कादर खान बिल्कुल अकेले पड़ गए। कादर खान ने कई लोगों की किस्मत बदली तो लिखी, लेकिन अपनी किस्मत को कभी नहीं बदल पाए, क्योंकि शायद कादर खान की जिंदगी में कोई उनके जैसा दूसरा कादर खान कभी आया ही नहीं था। आज भले ही कादर खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन कादर फिल्म, संगीत, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। इस दुनिया में जब तक हिंदी सिनेमा का वजूद जिंदा है, कादर खान का नाम इस दुनिया में चमकता रहेगा। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। दोस्तों, ये था मशहूर फिल्म अभिनेता, खलनायक और एक महान राइटर कादर खान जी का पूरा जीवन, जिसको हमने आपके सामने रखा। दोस्तों, जब तक हमने कादर खान जी की बायोग्राफी नहीं बनाई थी तो हम इनकी जिंदगी के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन आज जब ये बायोग्राफी बनकर पूरी होकर आपके सामने आने को तैयार है तो हमारे दिल में कादर खान जी के लिए दिल में और ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। उनके असीम योगदान और उनके कर्ज को हमारा भारतीय हिंदी सिनेमा कभी उतार नहीं पाएगा। दोस्तों, मैं और मेरी बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम कादर खान जी को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं
और हम उनके परिवार की सही सलामती की दुआ करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को बनाते समय हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमारी पूरी टीम को माफ करने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के जरिए आने वाली पीढ़ी भी कादर खान जी को जान पाए, उनके योगदान के महत्व को समझ पाए। दोस्तों, अगर आपके पास कादर खान जी से जुड़ा कोई किस्सा हो तो वो आप हमसे जरूर शेयर करें। आप भारतीय हिंदी सिनेमा के इस दोहरे रवैये के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्द ऐसे किसी महान अभिनेता की जिंदगी को लेकर मैं जल्दी ही फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं